आज की मूवी पूरी तरीके से यूथ पे बेस्ड है। यूथ क्या सोचते हैं और अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आज की मूवी आपको फर्स्ट लव और अपनी क्रश की भी याद दिलाएगी। आज की मूवी में हम 3 स्टोरी देखने वाले हैं और हमारी मूवी का नाम है फ्लेवर्स ऑफ यूथ। पहली स्टोरी का नाम है सेंचर नूडल्स। मूवी का स्टार्ट होते एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि नाम जेम्स होता है और वो बीजिंग से अपने गांव वापस जा रहा होता है। जब वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। वो बताता है कि जब वो अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था तो उसके पेरेंट्स जॉब किया करते थे और वो हर दिन अपने ब्रेकफास्ट में सेंचर नूडल्स खाता है। वो उन सेंचर नूडल्स बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो बताता है कि वो जिस गांव में रहा करता था वहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे से खेती किया करते थे और वो जब हर दिन अपने फ्रेंड्स के साथ मार्बल खेला करता था उसकी दादी उसके लिए हमेशा ही एक शॉप से सेंचर नूडल्स लाया करती थी। वो शॉप जेम्स के घर के पास में ही था और वो बताता है कि उस नूडल्स में अजीब ही एक मैजिक था जिससे कि हर कोई पसंद किया करता था। वो लोग फ्रेशली हर चीज़ बनाते थे। सभी लोग वहाँ के आर्टिफिशियल नूडल यूज़ किया करते थे बट वो लोग खुद से ही उसे बनाया करते थे और सारे वेजिटेबल्स खुद से फ्रेशली काट के डाला करते थे। वो बताता है कि उनके जैसा कोई भी वो नूडल्स नहीं बना सकता है। कुछ टाइम बाद जेम्स को ये भी पता चलता है कि वो आदमी जो बनाया करता था नूडल्स वो बीजिंग का एक बहुत बड़ा शेफ था और वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव आ गया था सबको अच्छा नूडल्स खिलाने के लिए। उसके साथ उसकी वाइफ भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। कुछ टाइम बाद जेम्स को पता चलता है कि वो लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि शायद किसी को जेलसी हो गई है या फिर उस शेफ के एक बहुत बड़े क्लाइंट ने उसे बुला लिया है। बट ये किसी को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है लोगों को वापस जाने का। उसके बाद दूसरी मेमोरी जेम्स के हाई स्कूल की दिखाई जाती है जहाँ की वो बताता है कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए एक दूसरी नूडल्स की शॉप पे जाया करता था। उस शॉप पर एक लेडी उन सब लोग के लिए नूडल्स बनाया करती थी और वो रेडीमेड नूडल्स यूज़ किया करती थी बट उस नूडल्स का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और जेम्स बताता है कि उस लेडी का जो बच्चा था वो भी उसी स्कूल में जाया करता था और ये सारी बातें वो लेडी ने ही जेम्स को बताया था। जेम्स उस शॉप पर सिर्फ नूडल्स के यही नहीं आया करता था, वो इसलिए भी आया करता था क्योंकि जब वो नूडल्स खाया करता था उसी टाइम पर वहाँ पर एक लड़की हमेशा अपने साइकिल से जाया करती थी और वो ज़्यादा पसंद करता था बट जेम्स आज तक कभी उससे बात नहीं कर पाया था। और जेम्स ये भी बताता है कि जब भी वो उस लड़की को देखता है तो उसे लगता है कि सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहे और यहाँ पर समय रुक जाए। अगले दिन जब जेम्स उस नूडल शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि वो नूडल शॉप पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब वो एक फ़िश शॉप में बदल चुका है। वो बताता है कि उस नूडल शॉप की जो ऑनर थी उनके हस्बैंड ने उसे एक फ़िश शॉप खोलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर लिया था और अब वो लोग फ़िश शॉप चला रहे हैं। बट वो हमेशा उस फ़िश शॉप को देखा करता था और उसे ये भी दिख रहा था कि वो फ़िश शॉप अब अच्छे से चल नहीं रही है जैसा कि नूडल शॉप चला करती थी। अगले सीन में जेम्स के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ की 2 लड़कों की फाइट दिखाई जाती है जिसमें से एक लड़के ने पैर में चाकू मार दिया था और उसके पैर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। वो लड़का उस नूडल शॉप के ऑनर का बेटा था। और अगले दिन जब जेम्स उस नूडल शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि वो फ़िश शॉप को बंद कर वापस से नूडल शॉप खुल चुकी है और वो उसका बेटा भी उन लोग की बहुत अच्छे से मदद कर रहा है और वो तीनों मिलकर एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद जेम्स के प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ की वो बताता है कि वो अभी भी उन नूडल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो खाता भी है बट वो जिस कमर्शियल शॉप में उन नूडल्स को खाया करता था वो अब उतने अच्छे नहीं लगते हैं उसे। वो सारे टेस्टी तो होते हैं बट उसके गांव जैसे उतने टेस्टी नहीं होते हैं और उन सब में टॉपिंग्स भी बहुत ज़्यादा ही कम होती है। जेम्स एयरपोर्ट में अपने फ़्लाइट में बैठकर वो अपनी दादी के पास जाता है क्योंकि
उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी दादी बोलती हैं कि शायद अब वो उसके साथ वापस से सैंचर नूडल्स नहीं खा पाएंगी और उसकी दादी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद जेम्स बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोता भी है। अगले दिन के सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स उस नूडल लेडी के पास वापस से जाता है और वो देखता है कि वो नूडल शॉप अभी भी पहले जैसी ही चल रही है और उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो उस नूडल को लेकर वापस उसी जगह बैठ जाता है जहाँ वो हमेशा बैठकर खाया करता था और उस लड़की को भी याद करता है, जहाँ की उसे ये सारा चीज़ रियलाइज़ होता है कि हमारी ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है और हमेशा हमें फ्यूचर के लिए होपफुल होना चाहिए। और इस स्टोरी का भी यही मैसेज है कि हमें हमेशा होपफुल होना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए और कभी भी सैड नहीं होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का नेम है लिटिल फैशन शो। मूवी के स्टार्ट होते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम क्रिस्टी होता है और वो एक मॉडल होती है। वो अपने बचपन की बात बताती है जिसमें कि वो बोलती है कि उसकी एक बहन है जिसका कि नाम लिली है और वो जब छोटी थी तो वो लिली के साथ अपने ड्रेस को चेंज कर करके पहना करती थी, बट जब वो बड़ी हुई तो वो बहुत ज़्यादा टॉल हो गई, जिसकी वजह से अब वो अपनी बहन के साथ चेंज नहीं कर सकती है और उसे टॉल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बताती है कि टॉल होने का मतलब है कि दूसरे लोग को आप बस अट्रैक्ट करते हैं और वो ये भी कहती है कि कई बार वो टॉल होने की वजह से दूसरी जगह टकरा भी जाती है, बट वो अपने पेरेंट्स को अपने टॉल होने के लिए थैंकफुल भी कहती है क्योंकि वो इस टॉल होने की वजह से ही एक मॉडल बन पाई है और बहुत सारी उसमें खामियां होते हुए भी वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। क्रिस्टी बताती है कि उसे अलग अलग कपड़े पहनना बहुत पसंद है। एक दिन क्रिस्टी जब अपने सूट पर गई हुई होती है और अपने बारी के आने का वेट कर रही होती है, वहाँ पर एक आदमी उससे ये पूछता है कि ये बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। क्रिस्टी को जो भी दिखता है वो सब कुछ उसे बता देती है, बट वो आदमी ये कहता है उसे कि जिस जगह पर तुम अभी हो उस जगह पर आने के लिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट क्रिस्टी उससे थोड़ा बैडली बिहेव करती है और वो ये कहती है कि मैं अभी ये सारी बातों के सुनने के मूड में नहीं हूँ और वहाँ से अपने शूट के लिए चली जाती है। ये क्रिस्टी को पता नहीं होता है कि वो आदमी उसका न्यू एडिटर है और इस बात के लिए उसका मैनेजर उसे बहुत डांटता है। आज क्रिस्टी का बर्थडे था और उसकी बहन उसे जल्दी घर आने लिए कहती है, बट क्रिस्टी उसे मना कर देती है क्योंकि उसके ऑफिस में क्रिस्टी का बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई होती है जहाँ की उसका कलीग उससे मिलने आता है और क्रिस्टी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। क्रिस्टी ये सोचती है कि उसका कलीग उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, बट वो उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। उसी टाइम पर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि वो क्रिस्टी की बहुत बड़ी फ़ैन है और उसे कुछ टिप्स मांगती है, जिसके बाद क्रिस्टी क्या कहे उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, बट उसके कलीग को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो कहता है कि ये एक अच्छी मॉडल बन सकती है, जिसके बाद क्रिस्टी को बहुत ही जेलस फील होता है और वो उस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद उसके मैनेजर को उसे उसके घर ले जाना होता है और वो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं होती है कि वो कुछ भी खा पाए। उसके बाद मैनेजर जो होता है वो उसका सारा खाना खा जाता है ताकि लिली को ऐसा ना लगे कि उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। उसके बाद लिली उस मैनेजर को ये बताती है कि वो आज जितने भी अच्छे तरीके से यहाँ पर जी रही है वो सब उसकी बहन की वजह से है और वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद अगले दिन जब क्रिस्टी उठती है तो वो अपने सूट के लिए लेट हो चुकी होती है क्योंकि वो पूरे तरीके से हैंगओवर रहती है। जब वो दौड़ते हुए उस शूट पर जाती है तो वो देखती है कि उस न्यू लड़की को सिलेक्ट कर लिया गया है उस शूट के लिए और उसके कलीग ने उसे सिलेक्ट किया है, जिसके बाद जो क्रिस्टी होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है और नेक्स्ट वीक उसका फैशन शो भी होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टी बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती है। वो उस फैशन शो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती
होती है वो अपने फूड को मिनिमम कर देती है और जिम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो और अपने ऊपर ध्यान भी दो, बट क्रिस्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंस रहती है और वो गुस्से में अपनी बहन को डांट भी देती है, जिसके बाद उसकी बहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद फैशन शो के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की क्रिस्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो जो दूसरी लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। क्रिस्टी जब रैंप वॉक कर रही होती है तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जब वो अगले दिन उठती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वो अपने ड्रीम में अपनी मॉम को देखती है, जहाँ की उसकी मॉम सिलाई कर रही होती है उन दोनों की ड्रेस, दोनों बहनों की। जब क्रिस्टी ये डिसाइड करती है कि वो अब मॉडलिंग छोड़ देगी और अपनी बहन की मदद करेगी, तो वो क्रिस्टी अपनी बहन लिली को अपनी तरह ही कुछ सिखाने को कहती है। लिली जो थी वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाया करती थी और क्रिस्टी भी कहती है कि उसे ये सारी चीज़ें सीखनी है। जिसके बाद लिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसकी बहन अपनी एम से हट चुकी है और वो अपने पे बिलीव नहीं कर रही है। जिसके बाद दोनों बहनों के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है और जो लिली होती है वो वहाँ से उठकर अपने स्कूल चली जाती है। क्रिस्टी अपने मैनेजर से मिलती है और ये बताती है कि अब वो ये मॉडलिंग छोड़ रही है और ये सुनने के बाद उसका मैनेजर ये कहता है कि अब तुम मॉडलिंग छोड़ दोगी और अपनी बहन का ध्यान कैसे रखोगी, तुम ये दोनों ही करना चाहती थी, तुम्हारा तो कोई पति भी नहीं है, तुम खुद का ध्यान कैसे रखोगी, तुम बिल्कुल ही अनसर्टन हो जाओगी। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टी जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मैनेजर के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद उसका मैनेजर ये कहता है कि तुम इस गुस्से की वजह से ही अब मॉडलिंग से बाहर हो चुकी हो। उसके बाद जो मैनेजर होता है वो उसे एक एड्रेस देता है और उसे कहता है कि इस जगह पर तुम कल टाइम से आ जाना, जहाँ की क्रिस्टी अगले दिन टाइम से पहुँच जाती है और उस जगह पर अपनी बहन को भी देखती है। उसकी बहन अपने खुद के बनाए हुए कपड़े क्रिस्टी को देती है पहनने को और वो वहाँ पर वो मॉडल की तरह रैंप वॉक करती है और क्रिस्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। इन दोनों बहनों ने मिलकर अच्छी कंपनी खोली और अपनी अच्छी लाइफ जी रही थी। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें अपने एम से कभी भागना नहीं चाहिए और उसे पूरे करेज के साथ कंप्लीट करना चाहिए, तो लाइफ हमारी बहुत अच्छी होगी। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का नेम है संकाई लव। इस मूवी का स्टार्ट होते ही एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि नाम रॉन रहता है और वो अपना घर शिफ्ट कर रहा होता है। उसकी मदद उसका फ्रेंड पॉल कर रहा होता है। रॉन को अपने डिसीजन पे बहुत पछतावा होता है, बट वो अपने घर वापस नहीं जा सकता है क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को कह दिया था कि अब वो उन लोगों के साथ नहीं रहेगा और एक अलग जगह रह के अपना जॉब करेगा। एक्चुअली में रॉन को अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि उसके बॉस ने जो उसे डिज़ाइन करने को कहा था होम, वो ठीक से डिज़ाइन नहीं कर पाया था और उसके बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसे बहुत ज़्यादा डांटा भी था, जिसकी वजह से कि रॉन बहुत ज़्यादा परेशान था और वो अपने घर जाते समय बहुत कुछ सोच रहा था। और वो जैसे ही खाने के लिए बैठता है उसके मॉम डैड से वो परेशान हो जाता है और वो गुस्से में कह देता है कि वो अब इस जगह पे नहीं रहना चाहता है और दूसरी जगह रहना चाहता है। रॉन जब अपने सारे सामान को निकाल रहा था उसे अपने बॉक्स में एक कैसेट मिलता है जो कि पॉल उसे बताता है कि उसे उसकी फ्रेंड सिया ने उसे देने को कहा था। पॉल कहता है कि तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए मैंने ये कैसेट तुम्हारी मॉम को दे दिया था, बट रॉन को इस कैसेट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। रॉन को ये याद रहता है कि ये कैसेट सिया के पास था और जब वो ये सुनता है कि ये मैसेज सिया ने उसे देने को कहा था तो वो उस कैसेट को सुनना चाहता है, बट इस डिजिटल टाइम में उसे कैसेट प्लेयर कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए वो दौड़ते हुए अपनी ग्रैंड मॉम और ग्रैंड पा के पास जाता है। जब वो एक ब्रिज के पास रहता है और दौड़ते हुए अपने ग्रैंड मॉम के पास जा रहा होता है तो उसे अपना पास्ट याद आता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि ये बताया जाता है कि रॉन, सिया और पॉल तीनों एक अच्छे फ्रेंड थे और हमेशा साथ रहा करते थे। वो लोग हमेशा एक साथ सॉन्ग सुना करते थे। एक दिन जब रॉन, पॉल और सिया सॉन्ग सुन रहे थे तो सिया ने रॉन को एक बिस्किट खिलाए और पॉल भी कहता है कि मुझे भी बिस्किट खिलाओ, बट सिया उसे नहीं खिलाती है और पॉल उन दोनों को चिढ़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे पता था तुम रॉन को पसंद करती हो,
और इस बात को लेकर रॉन थोड़ा एम्बैरेस होने लगता है और पॉल को मारने भी लगता है। उसके बाद जब शाम हो जाती है और वो लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो रॉन के ग्रैंडपा भी उसे थोड़ा परेशान करते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम उसे छोड़ आओ। जिस वक्त रॉन कहता है कि ग्रैंडपा आप भी मत स्टार्ट हो जाइए। उसके बाद जब रॉन सिया को छोड़ने जाता है उस वक्त सिया के पैर में चोट लग जाती है और रॉन अपने कंधे पर उठाकर सिया को उसके घर पहुंचाता है। सिया उसे कहती है कि शायद वो कल इस चोट के साथ स्कूल नहीं आ पाएगी और उसे कैसेट देती है ताकि वो सारी बातें को रिकॉर्ड कर सके। सिया ये भी कहती है कि तुम कुछ फ़नी बातें भी इसमें रिकॉर्ड करना ताकि वो बार बार इन सारी बातों को सुन सके। जब रॉन इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था अपने स्कूल में तो वो पकड़ा जाता है। ये सारी बातें भी उस कैसेट में रिकॉर्ड हो जाती है और वो सिया को उस कैसेट को लौटा देता है। अगले दिन जब सिया उस कैसेट को वापस लेती है और कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए दूसरा मैसेज है। उसके बाद इन दोनों की बातें ऐसे ही कैसेट में चलती रहती है। एक दिन सिया जब रॉन से ये पूछती है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो तो रॉन उसे बताता है कि वो बिल्डिंग्स बनाएगा और वो तीनों फ्रेंड्स साथ में रहा करेंगे हमेशा। एक दिन सिया जब रॉन और पॉल को ये बताती है कि अब वो दूसरे स्कूल जाएगी और उस स्कूल का एंट्रेंस बहुत हार्ड होता है। रॉन और पॉल दोनों इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और पॉल ये भी कहता है कि वो स्कूल तो बहुत ज़्यादा दूर है। सिया बताती है कि हाँ वो लोग अब शिफ्ट कर जाएंगे उस स्कूल के पास। इस बात को सुनने के बाद जो रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है सिया से और कहता है कि तुम उस स्कूल पर नहीं जाना चाहती हो बट तुम वही करोगी जो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं, तो यहाँ से चली जाओ। लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। रॉन जो होता है वो शाम में डिनर कर रहे होते हैं तो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताता है। रॉन के डैड भी उसे कहते हैं कि वो एक अच्छी स्टूडेंट है और वो एक अच्छे स्कूल में जा सकती है। इसके बाद रॉन भी ये डिसाइड करता है कि वो भी उस स्कूल में जाएगा। रॉन के डैड उसे इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी जा सकोगे। जिसके बाद रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो सिया से बात करना भी बंद कर देता है गुस्से में और पॉल के साथ भी उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है। वो अपनी पूरी फोकस पढ़ाई पर रखता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जिस कैसेट के थ्रू रॉन और सिया बात क्या करते थे, रॉन ने लास्ट टाइम सिया को वो रिटर्न कर दिया था और ये वही कैसेट था जो सिया ने फिर से मैसेज रिकॉर्ड करके पॉल के थ्रू उसके मॉम को दिया था। और उसकी मॉम जब रॉन को वो कैसेट देने आती है तो रॉन पढ़ाई कर रहा होता है और वो अपनी मॉम को एक बॉक्स में डाल देने को कहता है और उसके बाद उसे उस कैसेट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। जब रिज़ल्ट का दिन आ जाता है और रॉन का एडमिशन हो जाता है तो वो उस रिज़ल्ट को लेकर सीधा सिया के पास जाता है। बट वो जैसे ही उसके डोर को नॉक करता है उसकी पड़ोसन बताती है कि शायद सिया का एडमिशन नहीं हो पाया और इस वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उसे बहुत मार भी पड़ी थी, जिसके वजह से वो अब हॉस्पिटल में है। और ये सब सुनने के बाद रॉन को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है और जब वो लोग एडमिशन होने की वजह से शिफ्ट कर रहे होते हैं तब सिया उसे दूर से ही बाय करती है और रॉन उसे देख कर थोड़ा हैप्पी हो जाता है। बट वो लोग बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसकी गाड़ी खुल चुकी होती है और सिया बहुत दूर रहती है। कुछ टाइम बाद जब रॉन, सिया और उसके फ्रेंड पॉल तीनों एक साथ उसके ग्रैंडपा के घर आते हैं डिनर करने के लिए तो उन लोगों के बीच में एक ऑकवर्डनेस रहती है। और जब सिया उसे ये देखती है कि वो स्केच कर रहा है तो वो उसे बात करने का ट्राई करती है। बट रॉन सीडी प्लेयर को यूज़ करते हुए अपने कान में हेडफोन लगाया रहता है, जिसके बाद कि सिया को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या उसे बोले। थोड़ी देर बाद सिया रॉन को कहती है कि मैंने जो तुम्हें कैसेट दिया था उसमें जो भी रिकॉर्डिंग थी उसे तुम इग्नोर करना। बट रॉन को उस कैसेट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है और रॉन उससे पूछता है कि कौन सा कैसेट, बट सिया उसे बोलती है कुछ नहीं। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि रॉन को
वो कैसेट प्लेयर मिल जाता है और वो कैसेट को सुन रहा होता है, जहाँ की सिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू देती हूँ और मैं तुम लोगों को छोड़कर उस दूर स्कूल में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद ही उस टेस्ट में फ़ेल हो जाऊँगी। और वो ये भी बताती है कि वो रॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद रॉन बहुत रोने लगता है और इस चीज़ के लिए उसे बहुत पछतावा है कि वो इस कैसेट को नहीं सुन पाया था उस टाइम। उसके बाद रॉन जो होता है वो अपनी सारी जॉब को छोड़कर, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जॉब से, इसलिए वो छोड़ देता है और एक नया मॉडल स्टार्ट करता है अपने ग्रैंडपा के घर के पास, जहाँ की पॉल भी उसके साथ रहता है और उन लोगों का वहाँ बिजनेस भी होता है होटल का। और जब सिया की स्टडी ख़त्म हो जाती है, सिया अमेरिका चली गई थी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। उसकी स्टडी जैसे ही कंप्लीट होती है वो सीधा रॉन से मिलने आती है और इनकी लव स्टोरी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है।